हेलो बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 3 जिसमें हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे पूरा। किंगडम प्लांटी किंगडम के अंदर प्लांट्स को रखा गया। प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो सारे प्लांट्स को प्लांटी में रखा गया। मैक्सिमम ऑटोट्रॉपिक हैं, लेकिन कुछ फ्यू मेंबर्स हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है। पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक का मतलब पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस ज़रूर करते रहेंगे। पर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक का मतलब जैसे कुछ इंसेक्टवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं अक्सर। तो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को जो है कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट को मार के खाते हैं। जैसे ब्लैडरवर्ट, जिसे यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं, एक प्लांट है जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। और साथ में एक है डायोनिया वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ऐसे ही ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वो भी पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। जैसे कस्कूटा इज ए पैरासाइट, और वो भी कैसा पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होता है। तो याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्लांट्स क्या कभी पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं? हाँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट के एग्जाम्पल बताइए। तो ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। कस्कूटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट है और वो भी एक्टोपैरासिटिक। प्लांट सेल जो होती है, प्लांटी के अंदर जितने प्लांट्स हैं उनकी प्लांट सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की होती है, जिसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इनकी सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है। और प्लांटी के अंदर इस किंगडम में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल प्लांट की जो है वो दो डिस्टिंक्ट फेजेस में देख सकते हैं। डिप्लॉयड फेज स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं, हैप्लॉयड को गेमेटोफिटिक फेज बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट चलती हैं, गेमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक फिर गेमेटोफिटिक फिर स्पोरोफिटिक। और इनकी लेंथ, जो लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल है, या हैप्लॉयड डिप्लॉयड फेज, दोनों की लेंथ जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकती है और डिपेंडेंट एक दूसरे पे भी हो सकती है। और साथ में इनकी लेंथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स में अलग अलग होती है, डिफरेंट लेंथ पाई जाती है। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमैलिया। डिटेल किंगडम प्लांटी और एनिमैलिया के हम लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 में बात करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट है। किंगडम एनिमैलिया के अंदर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूकैरियोटिक हैं, और ख़ास बात मल्टी सेलुलर तो हैं ही सही, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो प्लांट और एनिमल सेल में बेसिकली मेन डिफरेंस में एक ये भी आता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा प्लांट पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, और इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इंजेक्शन पहले करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। और ये डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को एलिमेंट्री कैनाल या इंटरनल कैविटी में, और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड को रिजर्व करेंगे वो ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट बात है। और इनकी डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, डेफिनेट शेप और साइज होता है, और ये एडल्ट जो है वो पर्टिकुलर जो भी ग्रोथ होगी वो पर्टिकुलर एज तक, अप टू सर्टेन एज तक होगी, इसीलिए लिमिटेड होगी, और डेफिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ होगी। जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं किंगडम एनिमैलिया के, उनमें बहुत ही ब्रॉड और इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म पाया जाता है, और ज़्यादातर इनमें से लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादातर इनमें से लोकोमोशन में सक्षम होते हैं। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन मेल और फीमेल के बीच में होता है, और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में, और प्रियॉन्स के बारे में। तो वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर का था, उसमें लाइकेंस को या फिर सम ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, मतलब जिनमें सेल नहीं होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को
बिल्कुल भी कोई जगह नहीं दी गई और मेंशन नहीं किया गया। तो पहला सवाल आता है कि आर.एच. व्हिटकर के क्लासिफिकेशन में किसको नहीं जगह दी गई? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में लाइकेंस और कुछ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम में से हर कोई सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, जबकि हम कई बार उस जगह से जहाँ पे वायरस मिलते हैं या फिर नॉर्मली ऐसी किसी जगह से एसोसिएट नहीं होते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के बावजूद भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं वायरसेस को जो है सब लोग जानते हैं उसके लक्षण के बारे में, क्या कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम में होता है। तो वो बेसिकली राइनो वायरस के ग्रुप द्वारा किया जाता है। वायरसेस को इसलिए कभी व्हिटेकर ने जगह नहीं दी क्योंकि ये ट्रू लिविंग है ही नहीं है। अगर हम ये कंसीडर करें कि लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल होगा वही लिविंग होगा, तो वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर मतलब इनमें सेल नहीं पाई जाती है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लिविंग सेल के बाहर ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। होस्ट सेल के बाहर तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है। लेकिन अगर ये एक बार होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं या किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, तो उस होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने आप को लगातार रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। तो अब आप वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग में से क्या कहोगे? तो आप कह सकते हैं कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि आउटसाइड द लिविंग सेल ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और अंदर आने के बाद ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, अब इनके बारे में जानकारी ये है कि नेम वायरस जो है, जिसका मतलब वीनम जहर होता है, पॉइजनस फ्लूइड होता है, उसे दिमित्री इवानोव्स्की साहब ने 1892 में दिया और इसे एज ए सर्टेन माइक्रोब रिकॉग्नाइज किया एक कॉजल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। एक मोज़ैक डिजीज जो टोबैको में होती है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है एक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, उसके तौर पे इसकी पहचान की। दूसरा, उन्होंने ही ये देखा कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जिस छन्नी से नहीं पास होता है उस छन्नी से वायरस पास हो जाते हैं। दो काम इन्होंने बताए दिमित्री इवानोव्स्की साहब के। एक काम तो नेमिंग थी वायरस की, वीनम या पॉइजनस फ्लूइड। दूसरा काम था कि रिकॉग्नाइज किया एज ए सर्टेन माइक्रोब एज कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो मोज़ैक डिजीज टोबैको में करता था। और उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया से वायरसेस छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो होता है, जिससे बैक्टीरिया पास नहीं होता उससे वायरस पास हो जाते हैं, इसका मतलब वो छोटे होते हैं। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं M.W. वीजरनिक 1898 में। वो ये बताते हैं कि यदि इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको का कोई हो, उससे हम एक्सट्रैक्ट निकाल के या फ्लूइड निकाल के एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कराएं, तो आसानी से एक हेल्दी प्लांट में भी ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। इसीलिए उन्होंने इसे बोला कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। नेक्स्ट साइंटिस्ट 1935 में W.M. स्टेनले साहब आते हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने देखा क्रिस्टलाइजेशन करके कि यहाँ पे ये क्रिस्टलाइज करने के बाद वायरस में बहुत सारी प्रोटीन बड़े अमाउंट में है और साथ में न्यूक्लिक एसिड भी है थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर क्या है, लार्जली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और ये इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल, मतलब ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी और में सर्वाइव नहीं करते। और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब जिस होस्ट में सर्वाइव करेंगे उसी में सर्वाइव करेंगे, ये किसी और होस्ट में या किसी और सेल में कभी भी नहीं सर्वाइव करते हैं। तो प्रोटीन के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो या तो आरएनए या डीएनए हो सकता है। कभी भी कोई वायरस आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं रखता है। एक वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जनरली देखा जाए तो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं, और वायरस
जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। बैक्टीरियल वायरसेज मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, उनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाया जाता है। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, जो बहुत छोटी छोटी सब यूनिट से बनी होती है, जिस सब यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। मतलब न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या आरएनए हो, वो बीच में और सराउंडेड बाय द या घिरा हुआ होता है प्रोटीन कोट, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और वो बना होता है छोटे छोटे कैप्सोमियर से। और कैप्सोमियर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड हेलिकल आर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। मार्क कर लीजिए, वायरस जो है पैथोजेनिक होते ही हैं, तो जैसे ये डिजीज कॉज कर सकते हैं मम्प्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स तो ह्यूमन में ऑल्सो कॉज्ड बाई अ वायरस HIV। प्लांट्स के अंदर भी ये बहुत सारे सिम्टम डिजीज के थ्रू दे सकते हैं, जैसे मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कैंड कर्लिंग, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान रखना है प्लांट वाले वायरस कैसे, एनिमल वाले वायरस कैसे, बैक्टीरियोफेज कैसे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर है तो प्लांट वाले वायरस हैं, और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले हैं तो वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले भी हो सकते हैं, और बैक्टीरियोफेज वाले यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। डिजीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स और हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स और मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, एलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्रियॉन्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स को 1971 में टीओ डीनर साहब ने डिस्कवर किया। उन्होंने बताया ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो वायरस से छोटा होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, और इनमें एज ए न्यूक्लिक एसिड जो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए एजेंट होता है वो एकदम डिसाइड और फिक्स होता है कि उसमें न्यूक्लिक एसिड हमेशा फ्री आरएनए होगा, कभी डीएनए नहीं हो सकता है। तो ये डिफरेंस है वायरस और वायरॉइड में। और साथ में यहाँ पर प्रोटीन कोट बिल्कुल अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, कैप्सिड नहीं पाए जाते, कैप्सोमियर नहीं पाई जाती, जबकि वायरसेस में पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें वायरॉइड बोला जाता है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रियॉन्स के बारे में। मॉडर्न मेडिसिन में देखा गया कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं एक एजेंट के द्वारा, जो एजेंट एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन से बना है और जिसका साइज लगभग वायरसेस के सिमिलर ही है, और इस एजेंट को प्रियॉन्स बोलते हैं। और अगर मैं आपसे एक लाइन में बोलूं तो इट इज़ ए इन्फेक्शियस प्रोटीनेसियस एजेंट, और वो भी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है और पैथोजेनिक होगा ही होगा। बहुत नोटेबल डिजीज एक कॉज की जाती है प्रियॉन्स के द्वारा, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE। इसे कॉमनली हम लोग मैड काउ डिजीज इन कैटल बोलते हैं, और ह्यूमन के अंदर इसी का एक एनालॉगस वेरिएंट होता है जिसे बोलते हैं CR जैकब डिजीज, CJD क्रूइज जैकब डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों लाइकेंस। लाइकेंस कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ये दो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से बना है, वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं। जब वर्ड म्यूचुअल आया इसका मतलब दो होंगे और दोनों को फायदा होगा। सिम्बायोटिक का मतलब साथ साथ रहना, और इसमें एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहते हैं, उनके बीच में ये एसोसिएशन बनता है। तो एल्गी का कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और फंजाई के कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट। और जिसमें एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है। एल्गी जो है ऑटोट्रॉपिक होने के नाते फंजाई के लिए फूड तैयार करता है, और फूड तैयार करने के बाद वो खुद तो खाता ही है, फंजाई के लिए भी बनाता है। फंजाई क्या करता है,
प्रोवाइड शेल्टर मतलब नीचे फंजाई होगा, जमीन पे सॉइल पे नीचे फंजाई होगा और सॉइल के ऊपर फंजाई होगा, और सॉइल के कांटेक्ट में इसलिए बना रहता है ताकि वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। और उसी फंजाई के ऊपर एल्गी होता है, तो फंजाई के ऊपर एल्गी है क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करनी है, सनलाइट चाहिए। तो आप बताओ फंजाई जो है वो एल्गी को क्या क्या दे रहा है? एक तो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है कि उसके ऊपर एल्गी बना रहे और सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस करता रहे, और दूसरा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज आने के लिए मिनरल, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल से दे रहा है अपने पार्टनर के लिए। तो दोनों का फायदा है, फूड इसे बना बनाया एल्गी से मिल जा रहा है और ये एल्गी को शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे रहा है। इतना क्लोज एसोसिएशन ये होता है कि अगर आप कभी देखें तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलके ये एसोसिएशन बना रहे हैं। ऐसा इतना ज्यादा क्लोज होता है, कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें हैं। और लाइकेंस बहुत वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। ये पोल्यूटेड एरियाज में कभी भी ग्रो नहीं करते हैं, मतलब जहां लाइकेन है वहां पर हमेशा नॉन पोल्यूटेड एरिया माना जाता है, और जहां पोल्यूटेड होगा वहां लाइकेन होगा ही नहीं। तो लाइकेन का अब्सेंट होना पोल्यूशन का इंडिकेट करता है, और लाइकेन का होना नॉन पोल्यूटेड एरिया को बताता है। तो इट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी से लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो भी लेंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, और मेन आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। आप केवल सुनिए, आपको सिर्फ सुनना है। मैंने एक एक वर्ड एक एक लाइन बोली है, आप सिर्फ और सिर्फ ईयरफोन लगा के आप बैठ जाइए। आप जब कुछ नहीं कर रहे होंगे तो आप सुन के याद कर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों, थैंक यू।